Hello everyone, in the last video we started a discussion about k nearest neighbor. We saw that what is k nearest neighbor, where do we use it, how to implement its algorithm, what are the various steps that are needed while implementing k nearest neighbor for regression and classification problems. So let's recall that we saw that k nearest neighbor is the simplest supervised machine learning algorithm and it is used for classification and for regression problems. बेसिकली k nearest neighbor जो है वोटिंग सिस्टम की तरह वर्क करता है. यहाँ पर हमारे पास जो भी मेजॉरिटी डेटा पॉइंट्स जहाँ पर भी अवेलेबल होते हैं हम कहते हैं हमारा टेस्ट डेटा पॉइंट उस ग्रुप को बिलोंग करता है. जब हम k नियरेस्ट नेबर को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि हम लोग अपने टेस्ट डेटा पॉइंट्स और वेरियस ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं. एंड हमने देखा था कि k नियरेस्ट नेबर सिंपली कहता है कि आई एम एज गुड एज माई k नेबर्स. सो k नियरेस्ट नेबर जो है वो सिमिलर फीचर पर डिपेंड करता है, मतलब फीचर सिमिलैरिटी पर डिपेंडेंट होता है हमारा k नियरेस्ट नेबर. इस वीडियो में हम अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाएंगे और हम लोग देखेंगे कि k नियरेस्ट नेबर में k की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे टेस्ट डेटा पॉइंट और ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं और क्या वेरियस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है KNN की और इसके यूजेस एट द लास्ट. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विद द फर्स्ट स्लाइड. हाउ टू सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ k इन KNN. अब KNN की वैल्यू हम कैसे सिलेक्ट करें. हमारे पास टेस्ट डेटा पॉइंट है और उसके आसपास ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स भी अवेलेबल है. अब हम कितने डेटा पॉइंट्स को देखें, मतलब टेस्ट डेटा पॉइंट के आसपास के कितने डेटा पॉइंट्स को देखें, मतलब हम k की वैल्यू को क्या सिलेक्ट करें, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है. नाउ KNN एल्गोरिथम हमें पता है किस पर बेस्ड है, फीचर सिमिलैरिटी पर. तो k की राइट वैल्यू को सिलेक्ट करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और इस प्रोसेस को हम लोग पैरामीटर ट्यूनिंग कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्यूरेसी के लिए. अगर हम पैरामीटर ट्यूनिंग अच्छे से कर लेते हैं तो हमें बेटर एक्यूरेसी भी मिलती है. नाउ कोई पर्टिकुलर वे नहीं है k की बेस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करने का. हम लोग बहुत सारी वैल्यूज़ को ट्राई करते हैं और जो भी हमें लगता है कि बेस्ट फिट कर रही है हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं. अब जो मोस्ट प्रेफर्ड k की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 5. नाउ बहुत ही छोटी k की वैल्यू जैसे k = 1 या फिर k = 2 नॉइजी हो सकती है और इससे हमारे मॉडल में आउटलायर्स आ सकते हैं, इफेक्ट ऑफ आउटलायर्स आ सकते हैं. तो ज़्यादा छोटी वैल्यू हम k की सिलेक्ट नहीं कर सकते. नाउ बड़ी वैल्यू हम k की सिलेक्ट कर सकते हैं और ये गुड भी है, मगर इससे कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज अराइज हो जाती है. क्या, बेसिकली लार्ज और स्मॉल वैल्यूज दोनों ही हमारे लिए क्या होती हैं, हार्मफुल होती हैं. लार्ज वैल्यूज से भी हमारे पास कोई ना कोई डिफ़िकल्टीज आती हैं और स्मॉल वैल्यूज से तो आती है, जैसे नॉइजी और इफेक्ट ऑफ आउटलायर्स हमारे मॉडल में आ जाता है. तो हम एक बीच का रास्ता अपनाते हैं. बीच का रास्ता क्या अपनाते हैं, हम लोग √n निकालते हैं, वेयर n हमारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स. टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं और इससे हम k की वैल्यू सिलेक्ट करते हैं या फिर हम लोग ऑड वैल्यू k की सिलेक्ट करते हैं. इससे क्या होता है, ऑड वैल्यू जब हम k की सिलेक्ट करते हैं तो इससे हमारे पास जो कन्फ्यूजन्स होती हैं ये दूर भाग जाती है. मतलब दो जो हमारे पास क्लासेस हैं डेटा के, जैसे टेस्ट डेटा और हमारे पास ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स है हमारे पास, तो इनके बीच में हम लोग कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ऑड k की वैल्यू को. ठीक है, तो हमारे पास k की वैल्यू को बेसिकली सिलेक्ट करने का कोई वे नहीं है. तो हम लोग ज़्यादा k की वैल्यू लो भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, लार्ज भी सिलेक्ट नहीं कर सकते. तो हम k की वैल्यू बीच में सिलेक्ट करते हैं, स्मॉल और लार्ज के. उसको निकालने के लिए हमारे पास या तो हम √n कर ले, n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं, या फिर हम लोग ऑड नंबर ऑफ k की वैल्यू को सिलेक्ट करें और हमारे पास बेस्ट मोस्ट प्रेफर्ड वैल्यू k की क्या है, 5. नाउ अगला सवाल आता है कि हम कैसे डिस्टेंस को फाइंड आउट करें.
डिस्टेंस किसके बीच में, हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास टेस्ट डेटा पॉइंट होता है और हमारे पास क्या होता है, ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स होता है। तो इस टेस्ट डेटा पॉइंट और ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, तो इस टेस्ट डेटा और ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है यूक्लिडियन डिस्टेंस का। यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 होल स्क्वायर, और ये पूरा अंडर रूट में। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, टेस्ट डेटा पॉइंट और ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो सा भी डिस्टेंस मिनिमम हमें आता है हम उसे क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। जब हमारे पास एट्रीब्यूट्स में नॉइज होता है तब हम एवरेज लेते हैं, मतलब जितने भी हमारे पास यूक्लिडियन डिस्टेंस से डिस्टेंस निकल कर आए हैं हम उनका एवरेज लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हमारे पास, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग, बेसिकली हमारे पास इंस्टेंस होता है, जैसे हमारे पास ये इंस्टेंस है, इस इंस्टेंस का इस टेस्ट इंस्टेंस से डिस्टेंस जो है वो मिनिमम आया है, मगर इस टेस्ट हमारे पास इस ट्रेनिंग इंस्टेंस में क्या है, नॉइज, और हमारे पास कुछ ऐसे इंस्टेंस भी प्रेजेंट हैं जिसके फीचर्स जो हैं टेस्ट इंस्टेंस से मैच कर रहे हैं और हमने उनको यहाँ पर काउंट नहीं करा है, इसलिए हम क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं ताकि हम लोग सारे के सारे फीचर्स को काउंट कर सके। नाउ जब हम लोग एवरेज लेते हैं तो हम लोग k की वैल्यू लार्जर देन 1 लेते हैं, क्योंकि इससे हमें स्मूथ क्लासीफायर मिलता है। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास जो यूक्लिडियन है, यूक्लिडियन डिस्टेंस जो है, ये हर एक एट्रीब्यूट्स को, हर एक फीचर्स को सेम इम्पोर्टेंस देता है। नाउ अगर हमें एक टेस्ट डेटा पॉइंट और ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। अगर हमारे पास नॉइज है हमारे एट्रीब्यूट में तो हम एवरेज लेते हैं, बिकॉज हमारे पास ऐसे इंस्टेंसेस हैं जिसमें हमारे पास फीचर्स जो हैं वो टेस्ट इंस्टेंस से मिलते जुलते हैं। हम लोग k की वैल्यू लार्जर देन 1 लेते हैं ताकि हमें स्मूथ क्लासीफायर मिले। यूक्लिडियन जो है हर एक एट्रीब्यूट को सेम इम्पोर्टेंस देता है। नाउ सिंपल यूक्लिडियन डिस्टेंस में क्या होता है, हमारे पास कुछ अजम्पशंस होते हैं। क्या, पहला, एट्रीब्यूट्स का स्केल सेम होता है। एट्रीब्यूट्स का स्केल मतलब सेम, मतलब कि अगर हम लोग हाइट की बात कर रहे हैं तो सारी की सारी हाइट्स जो होंगी, अगर हम लोग बात कर रहे हैं सेंटीमीटर में, तो सारी की हाइट्स, जितनी भी हाइट्स हैं जैसे h1, h2, h3, h4, सब किस स्केल के, सेंटीमीटर की, मतलब सबका एट्रीब्यूट क्या है, सेम है, मतलब सारे एट्रीब्यूट्स का स्केल क्या है, सेम है। जैसे हाइट्स ली h1, h2, h3, h4, पांचों की पांचों हाइट्स का जो स्केल है वो क्या है, सेंटीमीटर ही है। दूसरा, अगर हम किसी दो हाइट को सब्ट्रैक्ट करें तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेंटीमीटर में ही, मतलब हमारे पास स्केल क्या है, सेम है। दूसरा, हमारे पास वेरिएंस भी सेम होता है। तीसरा, हमारे पास जो क्लासेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेरिकल होते हैं, और हर एक एट्रीब्यूट क्या होता है, इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। नाउ हमारे पास ये सिंपल यूक्लिडियन डिस्टेंस के अजम्पशन है क्या, कि हमारे पास एट्रीब्यूट का स्केल सेम होता है, वेरिएंस भी सेम होता है, क्लासेस क्या होते हैं, स्फेरिकल्स होते हैं, और सारे के सारे एट्रीब्यूट इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। नाउ हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स है सिंपल यूक्लिडियन डिस्टेंस के, वो क्या है कि हमारे पास सारे के सारे, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास ड्रॉबैक है वो ये है कि सारे एट्रीब्यूट्स इम्पॉर्टेंट इक्वल नहीं होते। कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट कम इम्पॉर्टेंट होते हैं, कुछ बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो मतलब हर एट्रीब्यूट अलग अलग होता है, हर एट्रीब्यूट की इम्पॉर्टेंस अलग अलग होती है, मगर सिंपल यूक्लिडियन डिस्टेंस में हर एक एट्रीब्यूट इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिंपल यूक्लिडियन डिस्टेंस में ये अजम्पशन है कि हर एट्रीब्यूट इक्वली इम्पॉर्टेंट है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हमारे पास ये जो है ड्रॉबैक है, मेन ड्रॉबैक। दूसरा, हमारे पास सारे क्लासेस स्फेरिकल नहीं होते और कुछ एट्रीब्यूट्स के बीच में नॉइस भी होता है।
तो सिंपल यूक्लिडियन डिस्टेंस के हमारे पास ये 3 ड्रॉबैक्स है कि सारे क्लासेस स्फेरिकल नहीं होते, हर एट्रीब्यूट इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता और कुछ एट्रीब्यूट्स में नॉइस भी होता है। तो हम इसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, लार्जर के वैल्यूज को यूज कर सकते हैं या फिर वेटेड डिस्टेंस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। नाउ वेटेड यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है। सिंपल यूक्लिडियन डिस्टेंस के फॉर्मूले में हमने जस्ट वेट को ऐड कर दिया है। अब हमारे पास ये वेट कहाँ से आया, बेसिकली ये वेट्स वहाँ से आया कि हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो हम उनको लार्ज वेट दे देते हैं। मतलब ये जो वेट है बेसिकली आया कहाँ से, एट्रीब्यूट की इंपॉर्टेंस से। मतलब जो एट्रीब्यूट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमने उनको लार्ज वेट दे दिए, जो एट्रीब्यूट हमारे पास लेस इंपॉर्टेंट थे हमने उनको स्मॉल एट्रीब्यूट दे दिए और स्मॉल वेट्स दे दिए, और जो एट्रीब्यूट हमारे पास बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं थे हमने उनको 0 वेट दे दिया। अब जब हमने एट्रीब्यूट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं थे हमने उनको 0 वेट दे दिए, इसका क्या मतलब है, बेसिकली हमने यहाँ पे फीचर रिडक्शंस किए। क्या करिए हमने, फीचर रिडक्शन, क्योंकि जब हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई होगा ये तो हमारा आंसर 0 आएगा। फॉर व्हाट, उन एट्रीब्यूट्स के लिए जो हमारे पास मैटर नहीं करती, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली। अब ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जब हमारे पास बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, मतलब बहुत सारे फीचर्स है और कुछ लास्ट के ऐसे फीचर्स हैं जिन फीचर्स के बारे में ऊपर के फीचर्स बता रहे हैं और ये फीचर ऐसे ही है, मतलब इनका कोई यूज नहीं है पर ये फीचर्स हैं और इन फीचर्स की प्रॉपर्टी को ऑलरेडी बाकी फीचर्स बता चुके हैं, तो ये फीचर्स यूजलेस हैं और इन फीचर्स का कोई यूज नहीं है, इसलिए हमने इनको क्या कर दिया, 0 वेट। अब इनका रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर हमारे पास ये फीचर अवेलेबल हैं तो इससे हमारा मॉडल जो है वो नॉइजी हो जाता है, बल्कि हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए हम लोग इन फीचर्स को रिड्यूस करना, इन फीचर्स को हटाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे एट्रीब्यूट जो बिल्कुल मैटर नहीं करते हम उनको 0 वेट असाइन कर देते हैं ताकि वो हमारा आगे आए ही ना, वो हट जाए। सो वेटेड यूक्लिडियन डिस्टेंस में हमने लार्ज वेट और स्मॉल वेट असाइन कर दिए, 0 वेट असाइन कर दिए, किसको, एट्रीब्यूट को। ठीक है, या हमारे पास ये जो a है वो क्या है, एट्रीब्यूट्स है। ये हमारे पास क्या होता है, वेटेड यूक्लिडियन डिस्टेंस। नाउ नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ k वैल्यूज। हमने देखा कि हम स्मॉल k वैल्यूज को चूज कर सकते हैं, लार्ज k वैल्यूज को चूज कर सकते हैं, पर इनका इम्पैक्ट क्या है, कैसे स्मॉल k वैल्यूज हमारे मॉडल को इम्पैक्ट करती है और कैसे लार्ज k वैल्यूज हमारी मॉडल को इम्पैक्ट करती हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली स्मॉल के वैल्यूज जो होते हैं वो ऐसी प्रॉब्लम्स को कैप्चर करते हैं जिसमें फाइन स्ट्रक्चर्स आते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आते हैं, मतलब फाइन, बिल्कुल डिटेलिंग जिसमें आती है, उसमें हम स्मॉल के वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल के वैल्यूज उन प्रॉब्लम्स का आसानी से जवाब दे पाती है और अच्छे से जवाब दे पाती हैं। ठीक है, और हमारे पास जब ट्रेनिंग सेट बहुत स्मॉल होता है तब हम लोग स्मॉल के वैल्यूज को चूज करते हैं। और लार्ज के वैल्यूज कब यूज करते हैं, लार्ज के वैल्यूज जो होते हैं हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें एक ऐसा हमें जब ऐसा चाहिए जो हमारे पास लेस सेंसिटिव हो नॉइस के, जब हमें एक ऐसा मॉडल चाहिए जो लेस सेंसिटिव हो नॉइस के। दूसरा, वो एक बेटर प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट दे डिस्क्रीट क्लासेस के लिए, और लार्जर ट्रेनिंग सेट हमने इन्वॉल्व किया है। जब हमने लार्जर ट्रेनिंग सेट इन्वॉल्व किया है तब हम लोग लार्जर के वैल्यूज पे जाते हैं। हमें एक ऐसा मॉडल चाहिए जो नॉइस से लेस सेंसिटिव हो, तब हम लार्ज के वैल्यूज पे जाते हैं। और हमें बेटर प्रोबेबिलिटी चाहिए, बेटर प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट चाहिए, तब हम लार्ज के वैल्यूज को सिलेक्ट करते हैं। और स्मॉल के वैल्यूज को कब सिलेक्ट करते हैं, जब हमें डिटेलिंग स्टडी करना है स्मॉल स्पेस में। ठीक है, और हमारे पास ट्रेनिंग सेट जो है बहुत छोटा है, तब हम लोग स्मॉल के वैल्यूज को सिलेक्ट करते हैं। तो स्मॉल के वैल्यूज जो होते हैं बेटर कब काम करेंगे, जब आपके पास ट्रेनिंग सेट आपका छोटा होगा और आपको ऐसे प्रॉब्लम से डील करना होगा जो कि फाइन स्ट्रक्चर्स को कैरी कर रहे हैं। और लार्ज की वैल्यूज को आप तब यूज करेंगे जब आपको एक ऐसा मॉडल चाहिए जो नॉइस से लेस सेंसिटिव हो, बेटर प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट दे, और वहां पर हम लार्ज ट्रेनिंग सेट के बारे में बात कर रहे हैं। नाउ
नेक्स्ट आता है हमारे पास, हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि यूक्लिडियन डिस्टेंस से हम लोग टेस्ट डेटा पॉइंट और ट्रेनिंग डेटा पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। बट ऐसे कुछ और डिस्टेंस फंक्शंस भी हमारे पास अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से हम लोग डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास वो कौन सा है? हैमिंग डिस्टेंस, मैनहट्टन डिस्टेंस और मिनोस्की डिस्टेंस। हैमिंग डिस्टेंस जो होता है दो बाइनरी वेक्टर्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। मैनहट्टन डिस्टेंस जो होता है हमारे पास डिस्टेंस कैलकुलेट करता है रियल वेक्टर्स के बीच में उनका सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट डिफरेंस लेके, मतलब उनका जो सम है एब्सोल्यूट डिफरेंस का वो लेकर रियल वेक्टर्स के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और ऐसे हम सिटी ब्लॉक डिस्टेंस भी कहते हैं। मिनोस्की डिस्टेंस जो है हमारे पास ये यूक्लिडियन और मैनहट्टन डिस्टेंस का जनरलाइजेशन होता है। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस के अलावा हम इन 3 डिस्टेंस फंक्शंस को भी यूज कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टेस्ट डेटा पॉइंट और ट्रेनिंग डेटा पॉइंट निकालने के लिए। नाउ KNN के दूसरे नेम भी हैं जैसे कि इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग, लेजी लर्निंग और नॉन पैरामेट्रिक। इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग हम लोग KNN को क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रॉ ट्रेनिंग इंस्टेंसेस अवेलेबल होते हैं जिसकी हेल्प से हमारा जो मॉडल है वो प्रेडिक्शन बनाता है। मतलब हम रॉ ट्रेनिंग इंस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और उसकी हेल्प से हमारा जो मॉडल है हमें क्या प्रोवाइड करता है? प्रेडिक्शंस देता है। तो हमारे पास KNN को हम लोग इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग भी कहा जाता है। अब लेजी लर्निंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर हमारे मॉडल को हम लोग पहले से कुछ सिखाते नहीं है, पढ़ाते नहीं है, जस्ट हम लोग एक बार ये प्रेडिक्शन को रिक्वेस्ट करते हैं और ये हमें प्रेडिक्शंस को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हम लोग ने पहले से अपने मॉडल को सिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं, तो इसलिए एक लेजी लर्निंग एल्गोरिथम भी है। दूसरा हमारे पास KNN नॉन पैरामेट्रिक भी है। नॉन पैरामेट्रिक इसलिए क्योंकि KNN जो है वो अजम्पशंस नहीं बनाता, ठीक है, कि कैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कैसे कोई फंक्शनल प्रॉब्लम सॉल्व होगा, इसका कोई अजम्पशन नहीं बताता हमारे पास KNN, इसलिए नॉन पैरामेट्रिक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। तो हमारे पास KNN जो है वो इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग है बिकॉज वो इंस्टेंस ट्रेनिंग इंस्टेंस के थ्रू प्रेडिक्शन बनाता है। लेजी लर्निंग है क्योंकि हम पहले से इसे कुछ लर्न नहीं कराते हैं। नॉन पैरामेट्रिक है क्योंकि KNN हमारे पास असम्पशंस को नहीं बनाता है। नाउ बेस्ट प्रिपेयर डेटा फॉर KNN, मतलब हमारे पास डेटा अवेलेबल है, अब उसको बेस्ट कैसे प्रिपेयर करें, मतलब कैसे उस डेटा को बेस्ट सूटेबल बनाएं अपने KNN मॉडल के लिए। तो उसके लिए हमारे पास 3 स्टेप्स आते हैं: रीस्केल डेटा, एड्रेस मिसिंग डेटा और लोअर डायमेंशनैलिटी। अब हमारे पास रीस्केल डेटा में क्या होता है, जैसे कि हमें पता है KNN जो है वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है जब हमारे पास सारे के सारा डेटा का स्केल क्या होता है? सेम होता है। अब डेटा को हम सेम स्केल पे कैसे कर सकते हैं? या तो हम अपने डेटा को नॉर्मलाइज कर दें एक सेम रेंज पे, जैसे 0 से 1 पे अपने डेटा को हमने क्या कर लिया? नॉर्मलाइज कर लिया। या तो ऐसे कर ले या फिर हम लोग स्टैंडर्डाइज कर ले अपने डेटा को, अगर हमारा डेटा क्या है? गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा मिसिंग डेटा को एड्रेस करना। अगर हमारे पास मिसिंग डेटा है, ठीक है, जैसा कि मतलब हमारे पास मिसिंग डेटा है, मतलब कोई डेटा मिस है, तो इससे क्या होगा? हमारे पास जो उस मतलब हमारा टेस्ट डेटा और उस मिसिंग डेटा के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं हो पाएगा क्योंकि वो डेटा तो मिसिंग है। तो अब इससे कैसे डील करें? तो इससे डील करने के 2 तरीके हैं। या तो हम लोग वो जो कॉलम है जिसमें मिसिंग डेटाज आ रहे हैं उसको हटा दें, या फिर उस मिसिंग डेटा को इम्प्यूट कर लें, मतलब मीन वैल्यूज कैलकुलेट करके वहाँ पे पुट कर दें। तो ऐसे या तो हमें मिसिंग डेटा से डील करना होता है। मिसिंग डेटा से कैसे डील कर सकते हैं? या तो एक्सक्लूड कर दो या फिर इम्प्यूट कर लो। दूसरा लोअर डायमेंशनैलिटी। लोअर डायमेंशनैलिटी क्या है? हमारा जो KNN है वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है लोअर डायमेंशनल डेटा के लिए, ठीक है। हम लोग इसको हाई डायमेंशनैलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, मगर वो उतने अच्छे से हमारा KNN जो है वर्क नहीं करेगा जितने अच्छे से बाकी टेक्निक्स वर्क करती है। KNN जो है वो फीचर सिलेक्शन को बेनिफिट कर सकता है जिसमें डायमेंशनैलिटी कम होती है। मतलब KNN जो है बेसिकली हम लोग लोअर डायमेंशनैलिटी यूज़ करते हैं, मतलब ऐसे डायमेंशंस के लिए यूज़ करते हैं जो कि कम है। KNN हमारे लिए उस चीज़ के लिए आंसर अच्छे से देता है। लोअर डायमेंशनैलिटी के लिए हमारे लिए KNN अच्छे से वर्क करता है।
तो KNN के लिए हम लोग कैसे डेटा को प्रिपेयर करें, या तो पहला अपने डेटा को रीस्केल करें, मतलब स्टैंडर्डाइज करके या फिर नॉर्मलाइज करके अपने डेटा को सेम स्केल पे लाएं। दूसरा, अगर हमारे डेटा में कोई भी मिसिंग वैल्यूज है तो या तो उस पूरे कॉलम को या रो को ही हटाएं जहाँ पे मिसिंग डेटाज आ रहे हैं, या फिर उन वैल्यूज को इम्प्यूट कर लें, मतलब फाइंड आउट कर लें मीन कैलकुलेट करके। दूसरा, हम लोग ऐसा डेटा क्रिएट करें जो लोअर डायमेंशनलिटी का हो, क्योंकि हमारा KNN लोअर डायमेंशनल डेटा के साथ अच्छे से वर्क करता है। नाउ एडवांटेजेस KNN के। KNN हमारे पास एक सिंपल एल्गोरिथम है और बहुत इजी टू इम्प्लीमेंट है। दूसरा, हमारे पास हमें कोई ज़रूरत नहीं है मॉडल बिल्ड करने की, सवाल पैरामीटर्स को ट्यून करने की या एडिशनल अजम्पशंस बनाने की, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिंपल, हमारे पास टेस्ट इंस्टेंस आता है, ट्रेनिंग इंस्टेंस को हम स्टोर कर लेते हैं एंड देन बेस्ड ऑन द वोटिंग सिस्टम कि किस क्लस्टर में ज़्यादा वोट्स हैं, हम लोग अपने टेस्ट डेटा पॉइंट को वो ग्रुप असाइन कर देते हैं, या फिर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और जो सा डिस्टेंस मिनिमम होता है हम अपने टेस्ट डेटा को उस ग्रुप में असाइन कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इजी टू इम्प्लीमेंट है, और ये एल्गोरिथम वर्सेटाइल है और हम इसको क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन और सर्च के लिए यूज़ करते हैं, मगर बेसिकली हम लोग इसको क्लासिफिकेशन के लिए ही यूज़ करते हैं। नाउ वेरियस डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि जब हमारे पास K की वैल्यू बढ़ती है तो मतलब पहला तो हमारे पास ये है कि K की वैल्यू को कैसे सिलेक्ट करें। K की वैल्यू को कैसे सिलेक्ट करें बहुत कॉम्प्लेक्स काम हो जाता है और ये बहुत टाइम लेता है कि K की वैल्यू को 2 रखे, 3 रखे, 5 रखे, 7 रखे तो रखे क्या। तो ये बहुत हमें टाइम लगता है कि एक बेस्ट सूटेड K की वैल्यू को सिलेक्ट करने में। दूसरा, जब हमारे पास K की वैल्यू लार्ज हो जाती है तो कंप्यूटेशन कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, टेस्ट इंस्टेंस और ट्रेनिंग इंस्टेंस सबके बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। जब K की वैल्यू बड़ी हो गई तो हर डेटा पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और इससे क्या हो जाता है, कंप्यूटेशन कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता है। दूसरा, ये स्लो प्रोसेस भी हो जाता है, क्योंकि जब ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स बढ़ गए हैं और हर ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि अब ज़्यादा समय लगेगा। तो इसलिए हमारे पास ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी है किसके, KNN एल्गोरिथम के। नाउ वेरियस हमने पढ़े डिसएडवांटेजेस KNN के, कि KNN जो है बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है, स्लो हो जाता है। अगर हमारे पास डेटा इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारे पास क्या हो जाता है, KNN स्लो हो जाता है, कंप्यूटेशनल कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाता है। मगर KNN तब भी यूज़फुल है प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो कि डिपेंड करते हैं आइडेंटिफाइंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। सो बिसाइड्स ऑफ वेरियस डिसएडवांटेजेस, KNN जो है बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम्स जो कि डिपेंड करते हैं सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में। एक एग्जांपल है KNN का, KNN एल्गोरिथम रिकमेंडर सिस्टम्स में यूज़ करना। अब रिकमेंडर सिस्टम्स में क्या है, बेसिकली हमें रिकमेंड जो जैसे चीज़ें करते हैं, जैसे कि आप लोग इमेजिन कर सकते हैं अमेज़ॉन हमें प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर रहा है, या यूट्यूब हमें वीडियोस रिकमेंड कर रही है, या फिर नेटफ्लिक्स हमें मूवीज़ रिकमेंड कर रही है। तो हमारे पास KNN एल्गोरिथम रिकमेंडेड सिस्टम्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं। रिकमेंडेड सिस्टम में कैसे हम लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो हमारी सर्च हिस्ट्री उसके लिए क्या होगा, डेटा पॉइंट, उस डेटा पॉइंट से रिलेटेड वो हमें क्या कर रहा है, अब सिमिलर चीज़ें क्या कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है। अमेज़ॉन पे हमने कुछ सर्च किया, उस सर्च हिस्ट्री से रिलेटेड डेटा पॉइंट उसने कलेक्ट करे और फिर उससे सिमिलर डेटा चीज़ें हमें रिकमेंड करी। तो हम लोग रिकमेंडर सिस्टम्स में यूज़ कर सकते हैं। इसके और भी वेरियस एप्लीकेशन है, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, डेटा कंप्रेशंस और जेनेटिक्स में। सो बेसिकली KNN थोड़ा सा स्लो ज़रूर है इम्प्लीमेंटेशन में, क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है, देन हमें प्रिडिक्शन करनी होती है, मगर KNN एल्गोरिथम्स को हम फिर भी यूज़ कर सकते हैं रिकमेंडर सिस्टम्स में, या फिर इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, डेटा कंप्रेशन या जेनेटिक्स में। सो बेसिकली इन द 2 वीडियोस वी हैव स्टडीड ऑल अबाउट KNN। हमने देखा कि KNN एक बहुत ही सिंपल, easy to implement सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है।
KNN जो है इजी टू इम्प्लीमेंट है, मगर उसका एक ड्रॉबैक है क्योंकि वो थोड़ा सा धीरे है। नाउ हमने देखा KNN की डेफिनेशन 2 वीडियोस में। हमने देखा KNN जो है वो वर्क करता है फीचर सिमिलैरिटी पर। फीचर्स की सिमिलैरिटी पे बेसिस पे हम लोग टेस्ट इंस्टेंस को प्रोवाइड करते हैं कि वो किस ट्रेनिंग इंस्टेंस को बिलोंग करता है। हमने इसका एल्गोरिथम देखा, वेरियस स्टेप्स देखे हमने KNN के एल्गोरिथम के, कि अगर हमें KNN को क्लासिफिकेशन में यूज़ करना है तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास डिस्टेंस आई हैं उसमें से हमारे पास जो भी कौन सा होता है डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है, हम उसे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो रिपीट हो रहा है मोड, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। और अगर हम लोग रिग्रेशन में यूज़ कर रहे हैं तो हम सबका क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। देन हमने देखा था कि हम लोग कैसे K की वैल्यू सिलेक्ट करें KNN में। हमने देखा कि हम ज़्यादा स्मॉल वैल्यूज़ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, ज़्यादा लार्ज वैल्यूज़ भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, हमें बीच की वैल्यू सिलेक्ट करना होता है। ज़्यादा स्मॉल ज़्यादा लार्ज वैल्यू दोनों हम लोगों को प्रॉब्लम दे सकती है। तो या तो हम स्क्वायर रूट ऑफ n करें जहाँ पे n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है, या फिर हम लोग ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ को सिलेक्ट करें। नेक्स्ट हमने देखा था कि कैसे टेस्ट इंस्टेंस और ट्रेनिंग इंस्टेंस के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। यूक्लिडियन डिस्टेंस की मदद से हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा हमने देखा था कि हमारे पास यूक्लिडियन डिस्टेंस हर एट्रीब्यूट को सेम इंपॉर्टेंस देता है, मगर हर एट्रीब्यूट की सेम इंपॉर्टेंस नहीं होती है। इसलिए हम लोग वेटेड यूक्लिडियन डिस्टेंस पे गए थे, जहाँ पर हम लोगों ने वेट असाइन करना शुरू किया था एट्रीब्यूट्स को डिपेंडिंग ऑन देयर इंपॉर्टेंस। जो एट्रीब्यूट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको लार्ज वेट असाइन किया, जो एट्रीब्यूट कम इंपॉर्टेंट है उनको स्मॉल वेट असाइन किया, और जो एट्रीब्यूट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है उनको 0 वेट असाइन किया। इससे हमने क्या क्या फीचर रिडक्शन करी, जो फीचर्स की ज़रूरत नहीं थी उनको हमने रिड्यूस करा। इससे हमारा क्या हुआ, जो डेटा था वो डेटा सेट था वो हमारा नॉइजी नहीं होता। नेक्स्ट हमने देखा था एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एंड देन हमने यूजेस देखे थे KNN के। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।